हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि हमने पिछले सेशन में हमने देखा कि एफकेट को अब लगभग 1 मंथ रह गए हैं। तो अब इस एक मंथ में हमने पिछले सेशन में जाना कि इस 1 मंथ की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमने देखा कि उनका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो कि ज़्यादा रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से। आज के सेशन में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है हमारा, उसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपने आने वाले पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि नंबर सिस्टम टॉपिक से है। ये क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, 27 टू द पावर 2n-1 इज इक्वल टू 243 टू द पावर 3। अब हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और साथ में हमें पावर में क्या है 2 टू द पावर 2n-1। इधर हमारा क्या है 243 क्या होता है 3 टू द पावर 5 और साथ में पावर में क्या है 3। हम ये जानते हैं कि अगर x टू द पावर a टू द पावर b हो तो ये इक्वल होता है x टू द पावर ab, a इंटू b। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 3 इंटू 2n-1 और इधर हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 15। इसे हम और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हमारा बेस सेम हो, x टू द पावर a है इज इक्वल टू x टू द पावर b है, तो हम इसके पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब a इज इक्वल टू b हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हम वही करेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 15, 6n-3 इज इक्वल टू 15, 6n इज इक्वल टू 18। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 18/6 इज इक्वल टू 3। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए 3। तो हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लगता है बट कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है। सीधा हमें बस स्क्वायर करना है और उसके बाद इस 58 से डिवाइड करना है। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, 42 का क्या होता है ऐड हम करेंगे 1764 और 58 को अब हमें क्या होता है कि स्क्वायर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 20, 25, 30 तक याद कर लेते हैं। 58 का स्क्वायर निकालने के लिए या तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 58 इंटू 58 या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 60 - 2 के होल स्क्वायर में। फॉर्मूला हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 3604 और 2 इंटू 60 इंटू 20 हो जाएगा हमारा -240 माइनस हो जाएगा 463364। इसे हम ऐड करेंगे तो 4 6 6 12 सॉरी 8 6 6 12 कैरी 1 6 7 13 13 3 16 17 कैरी 1 3 4 5 6। ये जो इस ऑपरेशन को जब हम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 6728। तो ये क्या है 6728 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 58। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आएगी वो होगा 6728/58। अब यहाँ हम इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। बाकी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शंस है बहुत दूर दूर हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। जैसे कि हम जानते हैं 50 को अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग 6000 आएगा और ये क्या है 6000 के आसपास है। तो हम यहाँ देखेंगे 120 के सबसे ज़्यादा करीब नंबर कौन सा है 116। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 116। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टाइम एंड वर्क का।
अब देख, आपने पिछले सेशन में देखा था कि एफकेट का जो हमने सिलेबस देखा था, तो ये जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, वही सारे टॉपिक से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है। पी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। पी जो है उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों साथ में काम करते हैं 5 दिन तक। अब इसे हम एलसीएम मेथड से करेंगे। टोटल वर्क जो होगा हम क्या लेट कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 20। जब हम टोटल वर्क को टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 यूनिट पर डे। 10 दिन में काम कर रहा है, 20 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। पी जो डेली है 1 यूनिट काम कर रहा है, 20/20, मतलब ए प्लस पी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब ये हम यहाँ देख रहे हैं क्या दिया गया है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया। तो 5 दिन में ये कितना काम करेंगे साथ में, 15 यूनिट्स। 5 दिन में इन्होंने 15 यूनिट्स काम खत्म कर दिया। अब बचा हमारे पास कितना, 5 यूनिट और काम बचा। अब हमें फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी मोर डेज विल पी फिनिश द वर्क। पी जो है अब ये बचा हुआ काम करने में वो कितना और ज्यादा दिन लेगा। तो जब वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 5 यूनिट काम करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 5/1, 5 डेज। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 डेज। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बहुत बेसिक 10th लेवल का, जैसा कि पहले पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा घबराना नहीं है पेपर देखकर। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हों, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं या थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बट सिलेबस जो होगा वो कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो 10th के ही होंगे, उससे ज़्यादा उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सरल एंड हिमांशु कैन डू अ वर्क इन 6 डेज एंड 8 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब सरल जो है, एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, वो किसी काम को 6 दिन में करता है। हिमांशु जो है वो सेम काम को, एच से डिनोट कर रहा हूँ मैं हिमांशु को, एच 8 दिन में करता है। उसके आगे कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ सरल, हिमांशु एंड अभिषेक, 3 लोग आ गए हैं, सरल, हिमांशु और अभिषेक, ये तीनों मिलकर सेम काम को 2 दिन में करते हैं। Then what is the ratio of the earning of Saral, Himanshu and Abhishek provided they are paid in the ratio of the work done by them? क्वेश्चन हमारा क्या है कि तीनों मिलकर काम कर, ये कंडीशन हमें दी गई है कि सरल जो है 6 दिन में काम करता है, हिमांशु 8 दिन में ये काम कंप्लीट करता है। सरल, हिमांशु और अभिषेक मिलकर 2 दिन में इस पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वो साथ में काम करेंगे तो उनकी जो अर्निंग होगी उसका रेशियो क्या होगा। और ये प्रोवाइडेड है कि वो जो रेशियो जो उन्हें पे किया जाता है उसका रेशियो जो उन्होंने काम किया है उसी के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ सेम हम वही काम करेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा। टोटल वर्क जो लेट करेंगे वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 24। तो सरल की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/6, 4। हिमांशु की आ जाएगी 3 और इन सरल, हिमांशु और अभिषेक की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 12। हमें क्या गिवन है कि जो इन्हें पे किया जा रहा है वो इनके जो रेशियो ऑफ वर्क डन है उसी रेशियो में पे किया जा रहा है। वर्क डन क्या होता है, जो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वही होता है वर्क डन का रेशियो। जो एफिशिएंसी होगी हमारी उसी अमाउंट में हम उसी रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वर्क भी होगा। तो अब हम अभिषेक की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अगर हम इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से सरल और हिमांशु की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो मुझे अभिषेक की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो क्या होगा, 12 - 4 + 3, 4 + 3 7, 12 - 7। अभिषेक की जो एफिशिएंसी है वो है 5 यूनिट पर डे। तो इन्हें जो पे किया जाएगा, सरल, हिमांशु
और अभिषेक को जो पे किया जाएगा वो किस रेशियो में होगा, इनके एफिशिएंसी के रेशियो में। सरल की एफिशिएंसी 4, हिमांशु की 3 और अभिषेक की 5। तो इन्हें जो पे किया जाएगा उसकी रेशियो, उसका रेशियो क्या होगा, 4:3:5। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पाइप एंड सिस्टम, बेसिकली टाइम एंड वर्किंग है ये, इसमें मेन नहीं है, इसमें हमें पाइप और टैंक्स के थ्रू ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 टैप्स, 3 टैप हैं विच आर इधर फिलिंग अ टैंक और एम्प्टिंग इट। 3 टैप है लेकिन पता नहीं है कि कौन टैप जो है वो टैंक को फिल कर रहा है और कौन सा टैप उसे खाली कर रहा है। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों टैप को हमने एक साथ ओपन किया, द टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स। हम 3 टैप मान लेते हैं पी क्यू आर है। अब मुझे ये पता नहीं कि कौन पी फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है, क्यू जो है किसी के बारे में हमें पता नहीं है, बट हम वन ऑफ द टैप्स फिल्स इन 5 आवर्स। हम मान लेते पी जो है वो 5 घंटे लेता है टैंक को फिल करने के लिए। अनदर जो है, अनदर टैप को हम मान लेते क्यू, क्यू जो है वो 10 घंटे लेता है। और हमें इस सबसे पहला कंडीशन क्या गिवन था कि तीनों मिलकर भी टैंक को फिल करने में पी क्यू, तीसरा हमने टैप किया था आर लेट किया था, वो तीनों मिलकर भी पी प्लस क्यू प्लस आर भी मिलकर 10 आवर्स ही ले रहे हैं इस टैंक को फिल करने के लिए। टोटल कैपेसिटी जो टैंक की होगी उसको हम टोटल कैपेसिटी कह लें या टोटल वर्क कह लें, क्या होगा, इनका एलसीएम 10। हम मान लेते हैं जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की वो है 10 यूनिट्स। पाइप पी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 यूनिट्स, 10/5, 2 यूनिट्स पर आवर। पाइप क्यू की एफिशिएंसी, जो टैप क्यू की एफिशिएंसी होगी वो होगी 1 यूनिट पर आवर, और इन तीनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, 1 यूनिट पर आवर। अब यहाँ हम कैसे पता लगाए कि कौन सा टैप जो है ये फिल कर रहा है, आर जो है वो फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं पी जो है, पी की एफिशिएंसी 2 है, क्यू की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर आवर है। लेकिन जब तीनों साथ में कर रहे हैं, तीनों साथ में वर्क कर रहे हैं, फिर भी एफिशिएंसी जो है वो 1 ही रह रही है। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी हम कंबाइन करते तो 3 होगी, उसके बाद फिर क्या कंबाइन करने पर भी ये हो डिक्रीज हो रही है एफिशिएंसी, मतलब जो आर जो है वो एम्प्टी कर रहा है पाइप को, टैंक को। तो थर्ड टैप जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि एम्प्टी कर रहा है या फिल कर रहा है। तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि ये जो है ये एम्प्टी कर रहा है। अब पाइप आर की एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। अब P प्लस Q की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 3, बट जैसे हमने R उसमें ऐड किया तो उसकी कंबाइंड एफिशिएंसी 1 ही रह गई है। तो 3 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमें 1 मिलेगा 2, 3 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आएगा। मतलब पाइप आर की जो एफिशिएंसी है, एम्प्टी करने की एफिशिएंसी है, वो है 2 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में अगर ये 2 यूनिट खाली कर रहा है तो 10 यूनिट खाली करने में कितने घंटे लेगा, 5 आवर्स लेगा। तो व्हाट डज द थर्ड टैप डू, एक तो वो एम्प्टी कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, इन 5 आवर्स। इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के। अब इससे जब ये हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक मॉडल पेपर जो एफकैट की साइट पर fcat.cdac.in पर जो मॉडल पेपर उन्होंने अपलोड किया है, ये एग्जैक्ट वो मॉडल पेपर है। अब इससे आप ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि हमारा पेपर का जो लेवल होने वाला है वो क्या होगा और टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, द टिकट चार्जेज एट अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल आर रिड्यूस्ड बाय 25%। जो टिकट के चार्ज थे सिनेमा हॉल में वो क्या है, रिड्यूस हो रहा है 25% से। तो हम क्या कर लेते हैं,
दो पार्ट में से डिवाइड कर लेते क्वेश्चन को कि इनिशियल चार्ज क्या था और फाइनल चार्ज क्या हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है कि रिड्यूस्ड हो रहा है 25% से, तो हम पहले मान लेते कि जो चार्ज था वो था ₹4x। पहले जो इनिशियल चार्ज था टिकट का वो था 4x, अब रिड्यूस हो रहा है 25% से। 25% हम जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है 1/4। रिड्यूस का मतलब खत्म होगा, कम होगा। 4x माइनस 1/4x, 1/4 इंटू 4x, मतलब अब जो रह गया है हमारा टिकट का प्राइस वो है ₹3x। और दूसरा तरीका हम 25% से रिड्यूस हो रहा है, मतलब जो चेंज हुआ है वो फाइनल प्राइस जो हुआ है वो पहले का 75% रह गया होगा। 4 का 75% क्या होता है 3x। एज अ रिजल्ट जैसे ही टिकट की प्राइस में रिडक्शन हुआ, रिजल्टेंट क्या था कि अटेंडेंस इन द सिनेमा हॉल, जो लोग आते थे सिनेमा हॉल में वो इंक्रीज हो गए। कितने से 10% से। तो हम मान लेते ये पीपल हैं, पहले मानो कि 10y लोग आते थे, जब टिकट चार्ज 4x था तो 10y लोग आते थे। अब क्या हुआ टिकट चार्ज रिड्यूस हो गया है तो अब 10% से। 10% मतलब 10% ऑफ 10y क्या होगा y, 10/100 इंटू 10y। 0 0 0 गया तो ये क्या हुआ y। ये इंक्रीज हुआ है तो फाइनल जो नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं वो कितने होंगे 11y। इनिशियली जो टिकट चार्ज था वो था 4x, रिडक्शन के बाद जो चार्ज हो गया वो हो गया 3x। जब टिकट चार्ज 4x था तो 10y पीपल आते थे, आ रहे थे सिनेमा हॉल में। जैसे ही प्राइस में रिडक्शन हुआ तो अब 11y आने लगे। फाइंड द चेंज इन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सिनेमा हॉल। रेवेन्यू क्या होता है कि एक टिकट की प्राइस इनटू टोटल जितने पीपल आ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू यही तो होगा। तो यहां हम देख लेते हैं पहले रेवेन्यू क्या था 4 इंटू 10 40xy, ₹40xy पहले जो रेवेन्यू जो अर्न कर रहे थे वो 40xy था। फाइनल जब ये चेंज हुआ 25% रिडक्शन के बाद जो अब हो गया 3 इंटू 11 33y, यही होगा। रिडक्शन कितने का हुआ 40 माइनस 33 7 ₹7xy का। चेंज इन द रेवेन्यू अर्न बाय द सिनेमा हॉल, तो हम किसके रिस्पेक्ट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है पहले के रिस्पेक्ट में तो 40xy के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। परसेंटेज हमें निकालना है इंटू 100 कर देंगे। 0 0 गया 5 गया 2 गया 35 अपॉन 35xy अपॉन xy तो हमारा पहले ही चला जाएगा। 35/2 इज इक्वल टू 17.5%। 40xy से 33xy हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है ऑप्शन बी 17.5% का डिक्रीज हुआ है जो रेवेन्यू आ रहा था। तो देख रहे हैं आप कि कितने मतलब आसान क्वेश्चन है। पेपर देखने में थोड़े 3-4 लाइन के क्वेश्चन लग रहे हैं, लेंदी लग रहा है, बट टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 33.33% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 300। टोटल एक एग्जाम हुआ जिसका टोटल मार्क्स था 300। ए को कितना मिला 33.33%। 33.33% की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 1/3। तो ए को जो मार्क्स मिले कितने मिले 100 मार्क्स। 300 का 1/3 100 मार्क्स। These marks are 1/4 मोर देन एज मार्क्स। ए को जो मार्क्स मिले उससे 1/4 ज्यादा मार्क्स मिले हैं बी को। तो बी को जो मार्क्स मिले हैं ए से, ए को जो मार्क्स मिले थे उसका 1/4 ज्यादा। 4 से 100 गया 25 बार में, मतलब बी को जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 125 मार्क्स। सी गॉट 15 मार्क्स लेस देन बी। सी को बी से 15 मार्क्स कम मिले हैं।
मतलब सी को 110 मार्क्स मिले हैं। डी गॉट 20 मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए बी एंड सी। डी को कितने मार्क्स मिले? जो ए बी और सी का कंबाइंड मार्क्स एवरेज मार्क्स था उससे 20 ज्यादा। ए बी और सी का एवरेज क्या होता है? जिनका एवरेज पूछ रहा है उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ए बी और सी को मिला के कितने? 100 प्लस 125 प्लस 110 अपॉन कितने लोग हैं? 3। 100 100 200 300 320 330 335 अपॉन 3 कितना होगा ये? 1 1 1 बचा 220 डेसिमल लगाएंगे हम, लगभग इतना आएगा एवरेज। 0.6 एक ही डेसिमल तक रहते हैं। अब इससे कितना? 20 कम। डी को जो मिले हैं हमें 20 मार्क्स मोर है, सॉरी 20 मार्क्स मोर है, तो ये कितना होगा? 131.6। डी को जो मिले हैं 131.6 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी अमंग ए बी सी एंड डी गॉट मोर देन 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं हर चीज के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूछ रहा है 40% से ज्यादा किसे मिले। ये हमें गिवन है कि ए को 33.33% मिले, तो ए को तो नहीं मिला है 40 से ज्यादा। बीज मार्क्स आर 1/4 मोर देन, बी का जो मार्क्स है वो ए से ज्यादा है, तो 125 अपॉन 300 अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 40% से ज्यादा है। बी को 40% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। सी को भी क्या है? सी अब हम देख रहे हैं 125 पर ये 41 पॉइंट समथिंग है। अब इससे ये 15 कम है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये 40 से कम ही होगा। फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 110 अपॉन 3 क्या होगा? ये पहला जो 3 से 110 को हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन में नंबर मिलेगा वो 3 ही होगा, मतलब ये 40 तो नहीं है, तो सी को भी 40% मार्क्स नहीं मिले हैं। डी को हम यहाँ सीधा देख रहे हैं कि बी से ज़्यादा मिले हैं। जब बी को 40% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो डी को भी ऑब्वियसली 40% से ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे। तो टोटल कितने? 2 लोग हैं जिन्हें 40% से ज़्यादा मार्क्स मिला है इस पेपर में। ये जो एग्ज़ाम हुआ 300 मार्क्स का, कौन कौन? बी और डी को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मिक्सर एंड एलिगेशन का है। अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। किस चीज का मिक्सर है? मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 5:2। तो हम क्वांटिटी क्या लेट कर सकते हैं? मिल्क की क्वांटिटी होगी 5x लीटर्स होगी और वाटर की 2x। टोटल क्वांटिटी क्या होगी? 7x लीटर्स। फर्स्ट सबसे पहले क्या किया गया? फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर इज इंक्रीज बाय 25%। जो मिक्सर की टोटल वॉल्यूम थी उसे 25% से इंक्रीज किया गया। मतलब जब हम 25% से इंक्रीज करें, मतलब इसे मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये अपने का 100% होगा प्लस 25% और ज्यादा होगा। ये आ जाएगा हमारा 8.735 437 8.75x लीटर्स। अब कैसे इंक्रीज किया गया है? बाई एडिंग वाटर।
वाटर ऐड करके इसकी जो टोटल वॉल्यूम था मिक्सर का उसे इंक्रीज किया गया 25% से वाटर सिर्फ ऐड करके, मतलब मिल्क की क्वांटिटी सेम रही, मिल्क के क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो मिल्क जो हमारा 5x ही रह गया, तो अब ये जो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, 8.75x में से मैं 5x माइनस कर दूंगा तो मुझे वाटर की क्वांटिटी मिल जाएगी 3.75x। हमने कुछ वाटर ऐड किया, कितना वाटर ऐड किया, 3.75x। अब सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, एंड देन 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। अब ये जो फाइनल मिक्सचर हमें मिला इसमें से 20% मिक्सचर को रिप्लेस किया जा रहा है फिर से वाटर से। 20% मिक्सचर को हम रिप्लेस करेंगे तो जो मिक्सचर मिल्क जो बचेगा, मिल्क और वाटर बचेगा, वो अपने इनिशियल क्वांटिटी का 80% बचेगा। पहले अगर हम ऐसे लेट करते कि पहले मान लेते कि 100% था, ये सेकंड वाले केस के लिए 100% था, उसमें से 20% रिडक्शन हुआ है। 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20 ही होगा। पहले 100% था, मानो 100 यूनिट था, तो 100 में से 20 जाएगा, मतलब अपने का खुद का 80% बचेगा। वो 80% ऑफ 5 क्या होता है, 4x। 80% ऑफ 3.75 क्या होगा, 80% ऑफ 3.75 हमारा क्या होगा, 3x। अब इसमें हम कितना निकला है, 20% निकला है। 20% मतलब 1/5। 20% हमारा क्या आता है, 20/100 इंटू 8.75 का 20% अगर निकलेगा, ये 5 बार गया, 5 से एक बार 5 3 7 35 टू 1.75x निकल गया, इज रिप्लेस्ड विथ वाटर। 20% मैंने मिक्सर निकाला और उसको किससे रिप्लेस किया, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से। मतलब अब जो हमारी वाटर की फाइनल क्वांटिटी होगी वो होगी 4.75x। पूछ हमें क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर। मिल्क एंड वाटर की रेशियो पूछ रहा है, तो 4x इज टू 4.75x। ये इधर 100 ले लेंगे, 400 इज 475। 400 कितनी बार आता है, 25। इसे हम 25 से काट सकते हैं, 16 बार चला जाएगा। 16 ऑप्शन में एक ही जगह है, तो हम सीधा टिक कर सकते हैं, उधर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रॉफिट लॉस का। अ शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट एट 12% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देकर सेलर ने कोई प्रोडक्ट सेल किया, एंड ही इज रिक्वायर्ड टू पे 10% जीएसटी। जब वो सेल करता है तो उसे 10% जीएसटी भी देना होता है। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹36, हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विथ आफ्टर पेइंग जीएसटी। उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 36 रुपीज़ का, और क्या दिया है, कितने परसेंटेज डिस्काउंट दिया उसने, 12% का। मतलब हम ये मान सकते हैं कि 12% जो है वो 36 के बराबर है। अब ये डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है, 12% डिस्काउंट किस पर है, मार्क प्राइस पर। मतलब मार्क प्राइस जो होगा वो 100% होगा। अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 36 अपॉन 0.12। 0.12 हम जैसे करेंगे इंटू 100 3, जो मार्क प्राइस है वो है 300 रुपीज़। अब इसने सेल कितने पर किया है, डिस्काउंट दिया 36 रुपए का, 36 रुपीज़ का, 264 रुपीज़ में उसने सेल किया। अब ये जो अमाउंट उसे मिला है उस पर उसे और क्या करना होता है, 10% जीएसटी पे करना होता है। मतलब 10% इसका और उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, -10% ऑफ 264। 10% मतलब 0.1, 264 मतलब 26.4 रुपीज़ और माइनस हो जाएंगे। डेसिमल 10 में 4 6, बचा 3, 6 7 13, 5 2 3, 237.6 रुपीज़ उसके पास बच रहे हैं अब।
तो हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विथ आफ्टर पेइंग जीएसटी 237.6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये प्रॉफिट लॉस का ही है। अजीत बॉट 4 बुक्स एट सेम प्राइस। अब 4 बुक का यहाँ नाम नहीं दिया गया, तो हम मान लेते कि 4 जो बुक थे वो ABCD थे, सेम प्राइस पर खरीदा। तो हम मान लेते कि अजीत ने जो परचेज किया है वो सभी को X रुपीज पर परचेज किया है। अब इसने क्या किया, ही सोल्ड द बुक्स टू भरत एट 20% प्रॉफिट। एक को 20% प्रॉफिट पर होगा तो 1.2x रुपीज पर सेल किया, किसको, भरत को। 20% प्रॉफिट, 10% लॉस। 10% लॉस मतलब 0.9x रुपीज, दूसरे बुक को 0.9x रुपीज में सेल किया। तीसरा फिर 10% प्रॉफिट पर कर रहा है, तो 10% प्रॉफिट x प्लस 10% क्या होता है 0.1, तो कितना हो जाएगा 1.1x। और फाइनल जो लास्ट बुक है उसे 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है 1.2x। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे कंडीशन देखते हैं। भरत फिर क्या करता है, भरत इन टर्न सोल्ड द बुक्स टू चित्रा। चित्रा को, अभी भरत क्या करता है, चित्रा को सेल कर देता है एट 10% लॉस, 20% प्रॉफिट, 20% लॉस एंड 20% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले वाले बुक को उसने 10% लॉस, 10% मतलब अब इसकी प्राइस कितनी रहेगी, इसका 90% रह जाएगा। 90% इसका कितना होगा 1.08x, 0.9 इंटू 1.2x जो होगा वो 1.08x होगा। दूसरे बुक को 20% प्रॉफिट पर सेल करता है, ये भी 1.08x होगा, 1.2 इंटू 0.9। थर्ड बुक को 20% लॉस पर मतलब 0.88x, 20% लॉस मतलब खुद का वो 80% रह जाएगा। और जो फाइनल बुक है, लास्ट बुक है, उससे भी 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, मतलब इसके लिए उसे मिले होंगे 1.44x रुपीज। 20% प्रॉफिट मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल प्राइस था 1.2x। By what percent did the total cost of the 4 books change when Chitra bought them as compared to the total cost when Ajit bought them? क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज, कि चित्रा ने जब खरीदा तब जो टोटल प्राइस था और जब अजीत ने खरीदा होगा तब जो टोटल प्राइस था बुक का उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है। इसने जब खरीदा होगा अजीत ने तो टोटल कितने में खरीदा होगा 4x में खरीदा होगा। हमने सबकी दिया हुआ है, सबका प्राइस जो था सेम था, तो 4 बुक्स है 4x। इसे हम देख लेते हैं। इसने चित्रा ने खरीदा होगा 1.08, 1.08, 0.88 और 1.44। 8 8 16, 16 8 24, 4 28, हाथ में 2 12 2 14, हाथ में कैरी 1 1 2 3, 4.48x। इसने जो परचेज किया होगा वो 4.48x रुपीज में परचेज किया हुआ चित्रा ने। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 0.48x का आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, जितना डिफरेंस है अपॉन जो इनिशियल प्राइस थी इनटू 100। इसका डेसिमल हम हटाएंगे, 100 100 गया, 4 से 12 बार गया, मतलब 12% का चेंज आया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12% का चेंज आया है चित्रा ने जब परचेज किया इसे एज कंपेयर टू जब अजीत ने परचेज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट लॉस का है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई ₹120, द सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाई ₹160। if the profit percentage after the change is 33.33%, then find the profit percentage the trader was making before the changes। एक कोई आर्टिकल होगा, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, अब उसमें इसने क्या किया है कि 120 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस, उसका कंडीशन क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर 120 रुपये ज़्यादा होता और सेलिंग प्राइस भी 160 रुपीज ज़्यादा होता तो प्रॉफिट जो उसे होता 33.33% का होता। तो मान लेते हैं कि पहले जो इनिशियली जो सीपी
CP मतलब कॉस्ट प्राइस जो था, हम मान लेते कि ₹X था। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रहा है 120 से, तो फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या हमें गिवन है, x + 120। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट भी हमें गिवन है 33.33% का। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब CP अगर 1 यूनिट हम मानते हैं, 33.33% का प्रॉफिट है। 33.33% मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है इसकी, 1/3 होती है। तो प्रॉफिट कितना है, 1 का 1/3 पार्ट। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4/3। 4/3 टाइम्स क्या है, एक तरह से CP, 4/3 टाइम्स, जब हमें 33.33% का प्रॉफिट होगा तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 4/3 टाइम्स ऑफ CP हो जाएगा। तो ये जो चेंज के बाद सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज हुआ था, उसके बाद ये सेलिंग प्राइस नया आया, क्या है ये, क्या हम इससे लिख सकते हैं 4x/3 प्लस 3 से इसे कट करेंगे चला जाएगा 40, 160। ये जो है ये है फाइनल सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आफ्टर द चेंज। तो जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, जब मैंने 160 रुपये बढ़ाया तो इनिशियली क्या होगा, 160 रुपये कम होगा। ठीक, तो 160 चला गया, जो इनिशियल सेलिंग प्राइस था वो 4x/3 था। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था, x रुपीज़ था। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, 4x/3 माइनस x/3 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, x रुपीज़ पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100/3, 33.33%। जो इनिशियल प्रॉफिट भी हो रहा था वो हमें कितने का हो रहा था, 33.33% का। अब इसे हम एक शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट का डिफरेंस है, कितनी रुपीस का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। कितने पर, 120 पर। मतलब ये भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33.33%। तो ये जो चेंज भी हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, किस परसेंटेज में इंक्रीज हो रहे हैं, 33.33% के रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं। और जो फाइनल हमारा प्रॉफिट है वो भी 33.33% है। तो इनिशियल जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी, उसका भी परसेंटेज जो होगा वो सेम होगा, तभी जाकर ये रेशियो हमारा सेम रहेगा। तो हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना लेट किए। हम यहाँ परसेंटेज डिफरेंस निकाल ले रहे हैं कि कितना है, 33.33% का है। प्रॉफिट भी 33.33% का है इस चेंज के बाद। तो इनिशियली जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो भी 33.33% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹93,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स A, B एंड C। ये 93,000 रुपीज A, B और C के बीच में डिवाइड किया गया इन सच अ वे दैट ट्वाइस द शेयर ऑफ A इज इक्वल टू द, ट्वाइस द A को हम मान लेते हैं, ट्वाइस द शेयर ऑफ A इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ शेयर ऑफ B। ठीक, और क्या गिवन है, एंड थ्राइस द शेयर ऑफ B, थ्राइस द शेयर ऑफ B इज इक्वल टू 5 टाइम्स द शेयर ऑफ C, 5 टाइम्स द शेयर ऑफ C। अब हम इससे क्या, अगर रेशियो लेते हैं A, B और C को जो अमाउंट मिला है उसका रेशियो क्या है, तो हम उससे इसे टोटल अमाउंट को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, A और B का जो रेशियो है वो है 3/2 का, B और C को जो अमाउंट मिला है उसका जो रेशियो है वो है 5/3 का। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, B को, दोनों में B है तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो न्यूमरेटर को भी अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उस फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ मुझे इसे 10 बनाना है तो मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारा न्यूमरेटर आ जा रहा है 15/10
और यहाँ जा रहा है 10/6। तो ए, बी और सी को जो अमाउंट मिला है वो किस रेशियो में मिला है? 15:10:6 के रेशियो में मिला है। टोटल अमाउंट कितना है? इसको हम लेट कर सकते हैं कि इसको 15 मिले होंगे, इसको 10 रुपीज़ मिले होंगे, इसको 6 मिले होंगे। टोटल कितना मिला है? 93,000। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? 1525 प्लस इन तीनों को ऐड कर देंगे 31। 31 से 93 3 बार गया। ए की वैल्यू है 3000। तो हमें पूछ क्या रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना था? 6 है। 6 इंटू 3, 6 इंटू 3000 जो हमारा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18,000। सी का जो शेयर होगा वो होगा 18,000 रुपीज। ऑप्शन बी। तो आप देख पा रहे हैं सवाल जो है बहुत ही आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स पर है। बस हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो ये सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। एक जार है उसमें 2 लिक्विड है, ए और बी किस रेशियो में है? 4:1 के। एक मिक्सचर है जिसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है ए और बी। 4:1 के रेशियो में तो ए को हम लेट कर लेते हैं कि 4x लीटर्स होगा, बी को लेट कर लेते हैं कि x लीटर्स होगा। 4:1 के रेशियो में है। व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ लिक्विड बी। अब क्या हम कर रहे हैं? इस जार से हम 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई एक जार है उसमें कुछ मिक्सचर है, अगर ये 4:1 के रेशियो में है, इससे हम जितनी भी क्वांटिटी निकालेंगे पहली बार बिना कुछ एडिशन किए, बिना कोई दूसरी लिक्विड डाले, तो जो लिक्विड निकलेगा जितनी भी क्वांटिटी हम निकालेंगे उसमें ए और बी का रेशियो 4:1 ही रहेगा। तो अब हम यहाँ निकाल कितना रहे हैं? 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो 10 लीटर में ए की क्वांटिटी कितनी होगी? 4 अपॉन टोटल क्वांटिटी क्या है? 4 + 1 5 8। 4x में से 8 लीटर निकल गया लिक्विड ए। बी कितना? 10 में से 8 था लिक्विड ए था, तो ये 2 निकलेगा। 2 लीटर जो होगा 10 में लिक्विड बी होगा। एंड रिप्लेस विथ लिक्विड बी। 10 लीटर हम मिक्सचर निकालते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं लिक्विड बी से। तो लिक्विड बी हम 10 लीटर ऐड कर रहे हैं, जो कि रेशियो हमारा हो जा रहा है 2/3 का। इस प्रोसेस के बाद जो फाइनल रेशियो है ए और बी का, उसका रेशियो है 2:3। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 4, 10 - 2 यहीं पर हम कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, +8 मतलब +16। 12 - 2 10x इज इक्वल टू 40। x जो हमारा आ गया वो 4 आ गया। 40/10 हमारा आ जाएगा 4। तो क्या हमें पूछ रहा है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज प्रेजेंट इन द जार इनिशियली। सबसे पहले जब ये रेशियो जो गिवन था 4:1 का, उस टाइम 10 लीटर निकालने से पहले जो लिक्विड ए है उसकी क्वांटिटी क्या थी? तो लिक्विड ए की क्वांटिटी क्या थी? 4x। x हमारा क्या है? 4। 4 × 4 लिक्विड ए हमारा था 16 लीटर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है मिक्सर, अगर और प्रिसाइज है, एलिगेशन पर बेस्ड है ये। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू अ लिक्विड कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक कोई प्योर लिक्विड था, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया और उस मिक्सचर को 25% प्रॉफिट पर सेल किया, सच दैट सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड एट ₹13.75 लीटर्स। 13.75 लीटर्स पर किया, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया था वो 13.75 था, 25% प्रॉफिट पर। तो हम ये जानते हैं लिक्विड का कॉस्ट हमें क्या गिवन है? ₹12 पर लीटर। वाटर को हम अज्यूम करते हैं कि वाटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेगा, तो इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 0। अब हम इसे सेल करें 13.75
13.75 पर 13.75 पर 25% के प्रॉफिट पर। तो इसका ये जो है ये दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो हमें जब हम एलिगेशन का रूल लगाते हैं तो हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो भी क्या होगा, इन दोनों का एवरेज कॉस्ट प्राइस। 13.75 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे। डेसिमल 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 के बाद 2 डिजिट है, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम डेसिमल हटा सकते हैं। तो नीचे ऊपर क्या हो जाए 1375 अपॉन 125। ठीक, 5 से हम इसे कट करेंगे तो ये 25 बार, 5 से 2 बार 10, 37, 7, 5 से हम 125 को कट करेंगे तो वो 25 बार, 1375 को कट करेंगे 5 से 210, 275, 25 से 275 कितनी बार जाएगा 125 में 11 बार। मतलब इनका जो एवरेज प्राइस आ रहा है, एवरेज कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो है 11 रुपीज़। अब हम यहाँ रेशियो लाने के लिए क्या करते हैं, इससे ये बड़ी वैल्यू है तो इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1, 11 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 11। अब ये जो रेशियो हमें निकल कर आ रहा है वो है लिक्विड, और वो जो लिक्विड था और वाटर को हमने किस रेशियो में मिक्स किया होगा। तो किस रेशियो में मिक्स किया होगा 11:1। हमें यहाँ रेशियो किस चीज़ का पूछ रहा है, वाटर टू, रेशियो ऑफ वाटर टू लिक्विड। वाटर टू लिक्विड 1:11। अगेन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ मनी। ये क्या इंटरेस्ट बेस्ड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 3 years व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। क्या कह रहा है, किसी सम को जब 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो जो अमाउंट मिलता है वो क्या होता है 8 टाइम्स हो जाता है खुद का, वो जो सम हमने इन्वेस्ट किया था। फॉर्मूला हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड जो हम मानते हैं वो पी मान लेते हैं, इनटू 1 अपॉन रेट। ठीक, रेट हमें पता नहीं है तो रेट को हम आर लेट करेंगे अपॉन 100, पावर में जाता है टाइम, जितने साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ क्योंकि पर एनम कुछ दिया नहीं है तो हम पर एनम मानेंगे रेट, तो ये सारा एज इट इज हम पुट कर सकते हैं। अमाउंट हमारा क्या है 8 टाइम्स ऑफ पी, पी गया। अब क्या 1 प्लस आर का क्यूब है वो 8 के बराबर है, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि क्या, जब अगर बेस इक्वल है पावर डिफरेंट है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। इसका उल्टा, जब बेस डिफरेंट है पावर सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो हम बेस को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ बेस को हम इक्वेट करेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, आर इज इक्वल टू 100%। आर जो है वो 100 आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ऑन इन्वेस्टिंग ₹5,000 इन अ बैंक, ए विल गेट बैक ₹5671 इन 2 years। व्हाट इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5,000 जब इन्वेस्ट किया जाता है तो अमाउंट 2 साल के बाद क्या मिलता है 5671। व्हाट इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ फिर कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये पर एनम ही है, जो रेट यहाँ है वो पर एनम ही है। तो अमाउंट क्या हमें मिल रहा है, अभी फॉर्मूला हमने पीछे देखा, अमाउंट जो होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ अमाउंट हमें क्या मिल रहा है 5671। 5,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 1 प्लस आर हमें पता नहीं है, टाइम हमारा है 2 साल। इसको हम 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5671 अपॉन 5,000। इसे जब हम डिवाइड करेंगे फिर अंडर रूट स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो
इधर वाली वैल्यू क्या जाएगी, रूट में जाएगी। वैसे हम स्क्वायर लेते हैं तो जो इक्वेशन की दूसरी साइड वैल्यू होती है उसके दो साइन होंगे, दो रूट होंगे, बट क्योंकि ये सम है, रेट है, तो रेट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, जो परसेंटेज होगा वो होगा 6.5%। जो परसेंटेज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैंक ऑफर्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब यहाँ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम में था, यहाँ सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर, एनुअल मतलब एक साल, तो सेमी एनुअली क्या होगा, 6 मंथ्स। तो इस केस में हम क्या करें, अगर पूरे एक साल के लिए रेट 16% है तो 6 महीने के लिए रेट कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब अपॉन ये होगा 6/12 आधा। तो 6 मंथ के लिए जो रेट है इफेक्टिव रेट वो है 8%। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 केप्ट फॉर 2 ईयर्स। और टाइम कितना होगा, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में देते हैं तो टाइम पूरा एक साल को लेते हैं, तो 2 साल, जब 2 साल 3 साल जो भी गिवन है हम वो टाइम लेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 साल में कितने होंगे, 4 हाफ ईयर होंगे। तो यहाँ जो हमारा टाइम जो फॉर्मूला में टी जाता है वो क्या हो जाएगा, 4 टर्म्स, हमें 4 टर्म्स के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड 10,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारा क्या है 8 इन टाइम क्या है पावर 4। अब अमाउंट में से जब हम सम इन्वेस्टेड निकाल दें तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 13,600 समथिंग आता है, इसमें माइनस हम 10,000 कर देंगे, मोर प्रिसाइज 13,604 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो जो इंटरेस्ट हमारा होगा वो होगा 3,605 के ज़्यादा करीब होगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन, 3600 में तो ऑप्शन है ही, बट सबसे पास क्या है 3,605। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ₹3,605। 18th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स। एक कार जो है वो किसी डिस्टेंस को 8 घंटे में, टाइम जो है वो 8 घंटे का टाइम ले रहा है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। Had the speed been increased by 4 किलोमीटर पर आवर, the time taken would have reduced by 30 minutes। क्या कह रहा है, अब पहले अगर हम डिस्टेंस मान लेते कि d किलोमीटर इसे जाना था, ठीक है, d किलोमीटर जाना था। अब पहले ये क्या कर रहा है, अगर ये d किलोमीटर x की स्पीड से जा रहा है तो ये कितना टाइम ले रहा है, 8 आवर्स। हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 8x किलोमीटर। हैड द स्पीड बीन इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, स्पीड पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, अब जो नई स्पीड है वो कितना है, x प्लस 4। द टाइम टेकन वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट अब कम लेगा, पहले 8 घंटे लेता था, तो 30 मिनट मतलब कितना, 30/60। 60 से हमने क्यों डिवाइड किया, इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए, हाफ आवर। अब कितना टाइम ले रहा है, 7.5 आवर्स ले रहा है, आधा घंटा कम ले रहा है। डिस्टेंस कितना है, 8x। 8x को x प्लस 4 की स्पीड से जाने के लिए वो 7.5 आवर्स ले रहा है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू 7.5x प्लस 30, 0.5x, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, 0.5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन
0.5, डेसिमल हटाया 10, 5 से 10 2, एक्स हमारा आ गया 60। एक्स हमने क्या लेट किया था, स्पीड था हमारा। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस 8 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पूछा था, डिस्टेंस हो जाएगा 480 किलोमीटर। 19th नंबर क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। रेट दिया है मतलब स्पीड। 1/3 कोई जर्नी सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 1/3 1/4। अब हम यहाँ टोटल डिस्टेंस कैसे लेट करेंगे, 3 पार्ट दिया गया, 1/3 पार्ट, फिर 1/4 पार्ट और रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग कितना होगा, तो हम 3 और 4 का एलसीएम मान लेंगे। जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं 12x है, 12x कवर कर रहा है। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1/3 ऑफ 12 कितना होगा, 4x किलोमीटर जो जा रहा है वो 30 के स्पीड से जा रहा है। 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस 1/3, 2/3 का 1/4 पार्ट, 2/3 का 1/4 पार्ट, 2 से 2 6, मतलब 1/6 पार्ट, 1/6 12 का 1/6 कितना होता है, 2x होगा। 2x किस स्पीड से जा रहा है, 40x, एंड रिमेनिंग इज, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। 2x किलोमीटर जो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड रिमेनिंग इज कवर्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 4 2 6 चला गया, 6 बचा, 12 जाना था, 50 के स्पीड से गया। फाइंड द व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 12x, टोटल टाइम कितना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 4x किलोमीटर जा रहा है 30 के स्पीड से, 2x जा रहा है 40 के स्पीड से, और 6x जा रहा है 50 के स्पीड से। ठीक है, 30 40 50 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 60, 60 मतलब 2 से ये मल्टीप्लाई होगा 8x, सॉरी 30 40 50 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लें, 5 30 ये 36 बार, 48 50 10, 2 से ये 3 4 5, ठीक है 3 4 5 10 30 120 600, 600 आ गया एलसीएम। ठीक है 600 एलसीएम आ गया। तो 600 इसमें कितनी बार आएगा, 20, मतलब 80, 20 इंटू 4 हो जाएगा। 40 में 600 कितनी बार आएगा, 15, ये हो जाएगा 30x, और 50 में 600 कितनी बार आएगा, कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, 12, 12 इंटू 6 72x। अब ऊपर हमारा क्या है, 12x पहले से है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, 12x इंटू 600 अपॉन 80 और 30, 110, 110 और 70, 180, 180 और 2, 182, 182। हम इसको कट करेंगे 2 से 6 बार, 91 बार, और ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं।
कहीं लगता है कैलकुलेशन एरर हो गया है, फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। क्या गिवन है, 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4, 1/3 इसने कवर कर लिया, तो कितना 2/3 बचा, इसका 1/4 कवर कर रहा है। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 से 2 बार गया, 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट जो कवर किया है, 1/3 पार्ट किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/6 पार्ट किया है 30 के स्पीड से, ये क्या 40 की स्पीड से, जो बचा हुआ है वो है 50 के स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया होगा वो होगा 12x। 1/3 मतलब 4x किलोमीटर कवर किया गया है 30 के स्पीड से, 1/6 मतलब 2x कवर किया गया है 40 के स्पीड से, और रिमेनिंग जो था, एंड रिमेनिंग इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। पूछ हमें क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 12x है। टोटल टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस क्या है, 4x, 4x अपॉन 30 प्लस 2x अपॉन 40 प्लस 6x अपॉन 50, ठीक है। यहाँ जब हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 600, 20 इंटू 30 80x, 80x बराबर ये 20 टाइम्स जाएगा, तो 20 इंटू 4 80x प्लस 40 में 600 कितनी 15 बार जाएगा, 15 इंटू 2 30x प्लस 50 में 600 12 बार जाएगा, मतलब 72x, ठीक है। इसे हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे तो 12x इंटू 600 बराबर 80 30 110 70 180 182x। इसे हम 2 से कट करेंगे तो 6 बार 91 बार, ये कितना हो गया 6 इंटू 6 3600 अपॉन 91। ये जो आंसर आएगा हमारा 91 से 3600 को जब हम करेंगे डिवाइड, कितना 4, फोर बार 364 हो जा रहा है, तो 4 नहीं 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 2 7, ये जाएगा 3 टाइम्स 270, 3 10 में 3 7, 5 7 8 15 87, 870 आ रहा है। अगर मैं इसे 9 टाइम्स करूं, 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 और 81, 10 में 9 1 7 6 6 में 1 5, ठीक 51, हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 510 है, लगभग लगभग 5 बार जाएगा, 5 5 9 जा 45, तो आंसर क्या हो जाए इसका 39.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 39.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 20th क्वेश्चन। अभी रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से क्वांट में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 dogs D1 D2 and D3 undergo a training program to walk, ठीक है। आफ्टर द ट्रेनिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय 3 स्टेप्स ऑफ D1, जब D1 3 स्टेप लेता है जो कि बराबर है 4 स्टेप्स ऑफ D2 के, D2 के 4 स्टेप के बराबर, और ये बराबर है एंड 5 स्टेप्स ऑफ D3, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं अगर D1 और D2 के स्टेप का रेशियो निकालूं, क्या हो जाएगा 4/3, और D2 अपॉन D3 के स्टेप्स का रेशियो निकालूं, वो क्या हो जाएगा 5/4। सेम चीज़ हम करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
इसका डिनोमिनेटर d2 यहाँ पर है तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, ये 15 हो गया। क्योंकि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ यहाँ, डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 20/15 और ये आ जाए 15/12। तो इनका जो स्टेप्स का रेशियो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं d1:d2:d3 क्या आ रहा है 20, 15 और 12। ठीक, ये स्टेप्स का रेशियो आ गया। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, फर्दर द टाइम टेकन इन द टाइम टेकन बाय d1 टू टेक 5 स्टेप्स। d1 जब 5 स्टेप लेता है तो जो टाइम लेता है वो 5 स्टेप लेने के लिए d2 टेक्स 4 स्टेप। उसी टाइम में d2 जो है वो बस 4 स्टेप ले पाता है। ठीक है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा d1 और d2 का 4/5। और क्या कह रहा है कि d1 जब 5 स्टेप लेता है d2 4 लेता है और d3 6 लेता है। d3 जो लेता है वो 6 स्टेप लेता है। तो हम d2 और d3 के का रेशियो लेते आएंगे, कितना हो जाएगा 6/4 3/2। सिंप्लीफाइड वैल्यू लाएंगे 3/2। सेम डिनोमिनेटर को और उसके न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे और इसको 5 से। तो टाइम का जो रेशियो है वो क्या आ जा रहा है 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 10। ये रेशियो हमें मिल गया टाइम का। टाइम और डिस्टेंस रेशियो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉकिंग स्पीड्स ऑफ d1 d2 d3। इनके स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। ये हमारा है डिस्टेंस, ये हमारा है टाइम, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा हमारा स्पीड। तो डिवाइड करते हैं 20/12 इज टू 15/15 इज टू 12/10। ठीक है, अब फिर हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि 60 है। 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, ये गया 6 बार। ठीक है, फिर हम 4 से कट कर सकते हैं इसको 5 बार, इसको कट कर सकते हैं 3 बार। तो यहाँ क्या हमें मिल गया 25:15:18। ये क्या हमें मिल गया है स्पीड का रेशियो। इन कंडीशन के हिसाब से हमें स्पीड की रेशियो मिल गई जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो स्पीड की रेशियो होगी d1 d2 d3 की होगी 25:15:18। तो अब अगर हम इस पेपर में देखें तो सबसे टफ अगर मैं मानूं जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग था या थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, वो मैं इस क्वेश्चन को मानूंगा। बट क्या है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही ये सॉल्व हो जा रहा है। क्या हमने कॉन्सेप्ट लगाया है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो फॉर्मूला हमें पता है इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर अब ये 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया तो इसमें हमने देखा कि जो सिलेबस हमारा डिफाइंड है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो 10th लेवल का होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, 10th लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हर क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्वांट के लिए मस्ट क्या है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की करें। मैंने प्रैक्टिस स्ट्रेटजी सेशन में बताया, कुछ बुक्स मैंने बताएं, प्लस मैंने एसएससी जो क्वांट कोर्स हमने लॉन्च किया प्रैक्टिस मॉक ने, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप उन्हें देखें। थैंक यू।